अच्छा, अब जैसे रिएक्ट आई, जब मर्ज टैग आया ना रिएक्ट और एक्सप्रेस जेएस, सॉरी एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस, अब मर्ज में प्रॉब्लम ये, सॉरी रिएक्ट में प्रॉब्लम ये था कि टोटली क्लाइंट साइड, इसका सर्वर के साथ लिंक ही नहीं था शुरू शुरू में, मतलब जब मेन आया था। अब टोटली क्लाइंट साइड थी और इसका मेन कंसेप्ट ये था कि हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, यानी एचटीएमएल की फाइल एक ही होगी, बाकी सारा डाटा जेसन के साथ आ रहा है। अब वो जेसन हमें सर्वर के थ्रू आ रहा है। अब पहली दफा जब होम पेज पे रिक्वेस्ट करते थे तो हमें एक एचटीएमएल फाइल भी सेंड कर दी जाती थी, जो कि हमारी रिएक्ट की है, रिकॉर्डिंग ऑन, और साथ साथ डाटा भी आता रहता था। जब हम लोग ये काम करते थे तो हमें रिएक्ट का बिल्ड बनाकर नोड जेएस के अंदर उसका फोल्डर पेस्ट करना पड़ता था, और फिर नोड जेएस की एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करते थे। पहले रिएक्ट का बिल्ड बनता था क्लाइंट साइड का, फिर वो सर्वर में हम लोग पेस्ट करते थे, फिर सर्वर की एप्लीकेशन डिप्लॉय करते। तो ऐसे है ना, सर्वर बाय डिफॉल्ट तो एक मशीन ही हार्डवेयर ही है। अब उस हार्डवेयर के अंदर हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा जो हमारी रिक्वेस्ट को लिसन करे। अब वो सर्वर बनाने के लिए फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, पीएचपी थी, पीएचपी लारावेल है, पाइथन का फ्लास्क और जेंगो सर्वर है, अब फास्ट एपीआई जो आप लोग पढ़ोगे। फिर उसके बाद नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस है, जावा भी कहीं कहीं यूज हो रही है सर्वर बनाने के लिए। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट थी, सी शार्प है, एएसपी डॉट नेट में। तो वो सर्वर की एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज हो रही है। वो एप्लीकेशन जो हमारी उसके रिक्वेस्ट को लिसन करता था और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स सेंड कर, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर ही ये काम कर रहा है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर तो हमें क्लाइंट साइड पे भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं रखना चाहिए रिक्वेस्ट सेंड करे। तो वहां पर भी रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते थे। अब वो सॉफ्टवेयर कहाँ चलता था, किसी एक पोर्ट पर, फिर उसके आगे चीजें चल रही होती। फिर इसके अंदर हम लोग सारा कस्टम रिस्पॉन्स लगाने लगे, जैसे हम लोगों ने अभी ये एक्सप्रेस जेएस की एग्जांपल भी देखी थी। तो उसमें हम सारा डिफाइन कर दिए। ये रिक्वायर वाला सिंटैक्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ओल्ड सिंटैक्स। पहले रिक्वायर के थ्रू हम लोग इसको गेट करते हैं। अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, पहले उसको रिक्वायर करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम लोग मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट करके सिंटैक्स यूज करते थे, शायद यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल। उसके बैकएंड पर भी नहीं, उसके बैकएंड पर जो इसके बैकएंड पर कोड है वो चलता है। नहीं, इसके बैकएंड पर जो कोड है वही इंपोर्ट के बैकएंड पर कोड, वही कोड। फिर हम उसका सर्वर बनाते थे और उसकी पोर्ट हम खुद से डिफाइन करते थे कि किस पोर्ट पर चले। अक्सर सर्वर की पोर्ट हम लोग खुद ही डिफाइन करते हैं। सर्वर की पोर्ट हम लोग खुद ही डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस के ऊपर डिप्लॉय की एप्लीकेशन, अब एडब्ल्यूएस के ऊपर कितनी एप्लीकेशन चल रही है हमें नहीं पता। 65,000 या 500 जितनी थी, वो उतनी तो चला सकता है क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो कौन सी पोर्ट पर जाएगा कि ऑटोमेटिकली सर्वर हमें असाइन कर। यहाँ पर चूंकि लोकल होस्ट है तो उसने डिफाइन कर दी है, वरना हम लोग इसको ओपन छोड़ते थे क्योंकि हमें सर्वर ये अलॉट कर। इसीलिए नेक्स्ट ने अब काम क्या किया है कि वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नेक्स्ट पर मूव कर, कि जो उसको मिल जाएगी वो उस पर चला दे। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल, बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस मेन यही रहा। अब उसके ऊपर हमने एक लेयर बनाई थी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर कोड जो एचटीएमएल है वो इंजेक्ट करते रहेंगे साथ साथ।
ताकि पेज हमारा रिफ्रेश ना हो। पेज कब रिफ्रेश होगा? जब नई HTML की फाइल सर्वर से आ, पुरानी डिलीट कर देगा और उसके साथ जो भी जावास्क्रिप्ट अटैच थी वो भी डिलीट कर देगा। नई HTML, नई CSS, नई जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने क्या काम किया कि भाई हम लोग सर्वर के थ्रू डाटा लेके आएंगे जेसन फॉर्मेट और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस HTML में इंजेक्ट कर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाटा कैसे इंजेक्ट करेंगे उसकी एक एग्जांपल है। कि ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये डेमो की आईडी दे दी और उसके अंदर इनर HTML सेट कर दो हेलो जावा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो चेंज हो, ये मेरा ख्याल काम हम लोगों ने करके भी देखा था, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वाला बटन बनाया। अच्छा, अब काम क्या हो रहा था कि वो पहले डेटाबेस को कॉल करता था, डेटाबेस को कॉल करने के बाद रिस्पॉन्स आता था और रिस्पॉन्स में वो इसको देखता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक बनाई थी। हाँ, अब ये एक ना शुरू में एक लोडिंग बार चल रही, वो मैंने एक एनिमेशन लगा दी। कुछ लोग लोडिंग लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ये लोडिंग मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि शुरू में मेरे पास HTML आई, फिर ये जितना कंटेंट आ रहा है जेसन फॉर्मेट में वहां से डाटा फेच करके लाया गया, इंजेक्ट हुआ, फिर सर्वर को कॉल गई कि इसके अंदर, इसकी डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है वो सारा का सारा लाकर इसकी HTML में इंजेक्ट करो या उसकी HTML बनाओ। तो वो जितना भी टाइम लग रहा था वो सारे के सारे टाइम के दौरान वो लोडर चल, ये कोई लोग लोडिंग लगा देते हैं, मैंने लोडिंग लगाने के बजाय एक एनिमेशन लगा दी। अब नेटवर्क एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मोंगोडीबी यूज की है और मोंगोडीबी का अटलस वेरिएंट यूज किया है जो डिप्लॉयड, उसको कुछ देर यूज ना करो तो वो फ्री वेरिएंट बंद कर दो। ऑनलाइन डेटाबेस का यही मसला है, वर्सल काफी देर चलने दे रहा है लेकिन मोंगोडीबी ने बहुत जल्दी बंद कर। मोंगोडीबी लोकल डिप्लॉय हो जाती है लेकिन थोड़ा इशू आता है। तो हम लोग ये काम कर रहे थे, इसलिए शुरू में लोडर लगते थे। जितनी भी पुरानी रिएक्ट की वेबसाइट है उन सब में यही काम हुआ, तो वो शुरू में लोडर लगे। हाँ, शुरू में एक दफा टाइम लगा। यही हो रहा है, लोडिंग हो रही है, दिखा भी रहे हैं हल्की सी लोडिंग बात, यही हो रहा है। अब ये लोग नेक्स्ट जेस पे क्यों मूव नहीं हुए, ये क्या है, वो भी कभी बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बार बार चेंज करना टेक्नोलॉजी के ऊपर वो भी आसान है। बार बार अपने डेवलपर्स को पे करना। और बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर 1960s का कोड चल रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम नया कोड करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। चल रहे हैं तो वो डेटाबेस खत्म नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब जो बैंक्स हैं ये, लेकिन इनके पास मैनुअल डेटा भी पड़ा है जिसकी इनकी पहले 10 साल में 5 साल कर दिए, 5 साल बाद 5 साल आपका जो जितना भी आपका ऑनलाइन डिजिटल डाटा है वो जब लेवल भी जाए तो वो आपको उसकी आज के दिन की प्राइस मतलब ये तो है ना कि डाटा डाटा तो पड़ा ही है, ऑनलाइन जो डाटा है वो तो पड़ा ही पड़ा है, उसी को यूज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि कोड चल रहा है, कोड भी 1960s का चल रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग नया कोड करवाएंगे
उसको अपने रन टाइम के ऊपर टेस्ट करेंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मशीन फेल हो गई तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़े। वही डेवलपर भी चाहिए। वो आज भी कोबोल या जो पुरानी लैंग्वेज है उनके डेवलपर्स की जॉब है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आगे जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर या एआई में बहुत सारी जॉब है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी आता है तो कहीं ना कहीं सेट हो जाए, लेकिन हमें अगर कोबोल पे जाना है या नासा में जाना है तो हमें सबसे पहले उस स्टैंडर्ड का लर्न करना पड़ेगा। अब नासा पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्ट नहीं कर, किसी की भी नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर रहा। बस अब उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है। अब मेरे अपना जो वहां पर अभी भी C++ या चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन चीजों के ऊपर फोकस है जो वहां पर रिक्वायर्ड है। जितनी डाटा मैनेजमेंट, जितना डाटा उनके पास मौजूद है, हम तो पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते उतना डाटा। हम कमिटेड नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग खुद सोचो कि यूट्यूब के पास कितना डाटा होगा। मैं एक वीडियो देख, फिर उस वीडियो के ऊपर जब मैं उस पर होवर कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि कहाँ कौन सा पार्ट मोस्ट प्लेड है। फिर मैंने वो वीडियो जहां पर बंद की वो वहीं से आके खोले। 1 बिलियन यूजर जिसने वीडियो जहां पर छोड़ी वो वहीं से खोल के दे रहा है उसे। वो जितनी मर्जी देर बात कर लो, वो डाटा उनके पास स्टोर है। अब इतना बड़ा डाटा हमारे जैसा बंदा देख के हैरान हो जाता। फिर जब इतना बड़ा डाटा आपने मैनेज करना है, फिर आपके डाटा स्ट्रक्चर्स भी उतने स्ट्रांग होने चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों के नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ऐसे ही है कि मेरे एक दोस्त हैं अहमद जजा, वो यूएसए जा रहे हैं पीएचडी करने। वो यूएसए, शायद आपको बता दें, वो पीएचडी करने जा ही इसलिए रहे हैं कि